अस्सलाम वालेकुम मेरे ऑनलाइन बच्चों, आवाज आ रही है? कैसे हैं आप लोग? तबीयत में है मजा या मिल रही है गुनाहों की सजा, या दोनों? के पास भाग कर जाओ, उससे पूछ, सर पूछने तूने दोनों ग्रुप में लिंक भेज दी है? अभी नहीं भेजा है तो, और भेज दिया हो तो मुझे आगे कंफर्म कर क्लास में। चले सर, लेक्चर 4 आज की क्लास की इब्तिदा होगी। लेक्चर हमेशा की तरह सबसे पहले क्विकली चीजों को रिवाइज करेंगे। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर आईएफआरएस लेना जरूरी है? नहीं, अभी नहीं। देखो, अगर फ्री फोकट में मिल रहा है ना, सीए फाइनल में जरूरी। अब सुनना सर, आईएफआरएस जो है ना, चेंज होते रहते हैं, अपडेटेड होते रहते हैं। इंशाल्लाह आप जब सीए फाइनल में पहुंचेंगे, हो सकता है उस टाइम पे अमेंडमेंट आ जाए, नया वर्जन आ जाए। सीए फाइनल में जरूरी है, उसमें भाई इंशाल्लाह आपको मंगवाऊंगा। अभी इतने जरूरी, लेकिन सर अगर आपको फ्री में मिल रहे हैं ले लें। मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे उसको यूज करना है। फ्री में कैसे मिलेंगे? फ्री में आपको मिलेंगे आपके कुछ ना कुछ दोस्त अहबाब जिन्होंने लिए हुए होंगे पिछली अटेम्प्ट में, वो इंशाल्लाह पास आउट हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जरूरी, चले सर आईएफआरएस 8 पे आएंगे। सर आईएफआरएस 8 कब तक चलेगा? आज इंशाल्लाह ये खत्म होगा। अगली क्लास में इसका क्विज होगा, और अगली नहीं सॉरी जुम्मे को क्विज होगा इसका। अगली क्लास में इसके होमवर्क डिस्कस होंगे, और अगली क्लास में नया टॉपिक भी इंशाल्लाह शुरू होगा। सर ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता चुका हूं। अब तक 3 दफा पूछा जा चुका है, उसमें से 1 दफा हम कर चुके हैं, 1 दफा अभी और करेंगे, बाकी इंशाल्लाह आगे। क्विकली सर रिवाइज कराएं अब तक जो हमने आईएफआरएस 8 में पढ़ लिया है। आईएफआरएस 8 में हमने क्या पढ़ा है? इसको हमने कहा सबसे पहले तो इसका मकसद क्या था। यूनिलीवर को कहा गया कि जो तुम्हारे डिफरेंट ब्रांड है XYZ, उनके बारे में हमें वाज़े अल्फाज में खुल करके बताओ। ठीक है, यूनिलीवर ने कहा हम बता देते हैं। फिर 41 ब्रांड उन्होंने निकाल लिए। फिर हमने कहा 41 ब्रांड जो है उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन देनी है, किस किस के बारे में देनी है। उसके लिए आ गया आईएफआरएस 8 के शेयर होल्डर को बेसिकली कंपनी के अकाउंट्स का, प्रॉफिट एंड लॉस का ब्रेकअप मिलना शुरू हो, बैलेंस शीट का ब्रेकअप मिलना शुरू हो। फिर हम आगे आए सर, हमने क्या पढ़ा था आईएफआरएस 8 के अंदर? सबसे पहले स्कोप में क्या पढ़ा था सर? ये अप्लाई होगा लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी। अब एक बच्चे का कल सवाल आया कि सर क्या हर कंपनी लिस्टेड नहीं होती? नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, पब्लिक अनलिस्टेड भी होती हैं। सही है, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज जिसके शेयर्स आप स्टॉक मार्केट से ले सकते हो। तो ये अप्लाई होगा लिस्टेड कंपनीज पे और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट। सही है सर। फिर हमने कहा सर ये कौन से अकाउंट्स पे अप्लाई होगा? इंटरिम और एनुअल साथ में एक दफा इंटरिम, फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर और लास्ट थर्ड क्वार्टर। फिर आगे बढ़े सर, हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग। सबसे पहला काम इसने कहा कि यूनिलीवर ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करो। यूनिलीवर ने कहा कैसे? इसने कहा जिसमें 3 बातें हो ऑपरेटिंग सेगमेंट, एबिलिटी टू अर्न एंड दूसरा हमने कहा ड्यू बाय सीओडीएम, तीसरा डिस्क्रीट एबिलिटी टू अर्न एंड एक्सपेंस। इसका मतलब क्या? अपने कमाने की और अपने पैसा खर्च करने की सलाहियत हो। सही है सर। इसका मतलब है स्टार्टअप भी आ सकता है इसमें। दूसरा रिव्यू पे सीओडीएम बीओडी देखता हो, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसकी अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी मेंटेन। अगर ये तीनों बातें हुई तो हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट। एक भी नहीं हुई तो वो याद है लैब वाला सवाल,
लेफ्ट टू ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं थी सर। फिर मैं मजीद आगे बढ़ा और क्या पढ़ा था मैंने, यूनिलीवर ने कहा 41 है भाई, 41 को डिस्क्लोज करने जाऊंगा पागल हो जाएंगे। तो एसेट का रुको जरा, एग्रीगेट करो। एग्रीगेट किस बेसिस पे, 5 बेसिस में। उसमें सबसे पहली बेस प्रोडक्ट और सर्विस की नेचर सेम हो। दूसरी चीज प्रोडक्शन प्रोसेस सेम हो। तीसरी चीज टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर। चौथी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पांचवी हमने पढ़ा था यूनिलीवर साबुन शैम्पू नेचर सेम है, आपकी खूबसूरती के काम आते हैं। दूसरा प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, केमिकल की जुगलबंदी से बन जाते हैं। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम है, यूनिलीवर इम्तियाज में बेचता है डायरेक्ट और बाकी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को बेच रहा होता है, तुम पहुंचाओ गली मोहल्ले में। चौथा क्लास ऑफ इंसानों को बेच रहा है, सही है सर। पांचवा रेगुलेटरी। अब मुझे एक बात बताओ, कल कला को यूनिलीवर एक नया शैम्पू निकाले कुत्तों के लिए, सही है, किसके लिए भाई, कुत्ते भी लोग नहलाते हैं, कुत्तों के लिए अगर एक शैम्पू यूनिलीवर ने निकाला तो क्या उसको आप एग्रीगेट कर सकेंगे? क्यों? क्लास ऑफ। पांचवा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। और हमने कहा सर इसके लिए हमने केनिस की एग्जांपल भी दी थी, सीए सब कुछ सेम है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट मतलब ये नहीं कि एक ही रूल अप्लाई हो, एक ही मुल्क के रूल जरूरी नहीं है, रूल हमने कहा एक ही तरह के रूल हैं। फिर मैं आगे बढ़ा सर, आगे बढ़ते हुए मैंने क्या देखा, हमने कहा कि सर डिपोर्टेबल सेगमेंट, आपने कहा यूनिलीवर ने कहा 41 ब्रांड, स्टैंड ने कहा बढ़िया है, डिस्क्लोज करो, बोला नहीं एग्रीगेट करो। एग्रीगेट करने के बाद कितने बने थे, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड्स एंड, फिर कहा कि आपने बोला इनको रिपोर्टेबल बनाओ, हमने कहा रिपोर्टेबल कैसे, तो कहा कि भैया रिपोर्टेबल में से 3 में से एक भी क्राइटेरिया पास तो रिपोर्टेबल। पहला क्राइटेरिया कि उस सेगमेंट का रेवेन्यू, सारे सेगमेंट्स के रेवेन्यू का कितना होना चाहिए, 10% या उससे ज्यादा। दूसरा उस सेगमेंट के सारे सेगमेंट के एसेट्स का 10% या उससे। तीसरा जिनमें प्रॉफिट है उनका प्रॉफिट, जिनमें लॉस है उनका अलग अलग करो, सम करो, हायर लो और उसके 10% से कर दो मल्टीप्लाई। क्या मैं क्लियर हूं मेरा भाई? एब्सोल्यूट उसमें, और फिर एब्सोल्यूट टर्म्स में कंपेयर करो। सर ये तो रिपोर्टेबल का एक भी क्राइटेरिया मीट हो गया, रिपोर्टेबल बन गया, डिस्क्लोज करना है, मानते हो? फिर आगे बढ़े, वाइल्ड कार्ड, खुदारा पेपर में वाइल्ड कार्ड गिनती का वर्ड एग्जामिनर समझेगा क्या कह रहे हो, सही है। 75% उसने कहा भाई देख तू जिसको रिपोर्टेबल बना रहा है ना उसकी सेल्स, कंपनी की सेल्स का 75% या उससे, और अगर नहीं हुई तो किसी भी एक को मिलाना है, जैसे कि हमने किसको मिलाया था, फार्मा को मिलाया था, या फार्मा को मिलाया था। फिर आगे आए और हमने कहा कि सर डिस्क्लोजर, कितनी तरह के सवाल आते हैं, 3, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्लोजर और एरर्स। सर आइडेंटिफिकेशन वाला कर लिया, डिस्क्लोजर वाला भी मैंने एक डिस्क्लोजर वाला होमवर्क भी दिया था, कितने लोगों ने किया? बाकी लोग क्या कर रहे थे? मेरा बच्चा होमवर्क किया करें, होमवर्क करना बहुत जरूरी है, यकीन मानिए। अच्छा एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, ये एक चीज मेरे सामने आई, बहुत सारे बच्चों से पूछा भाई क्यों नहीं करते होमवर्क? सर वो रजिस्टर के पेज जाया, याद रखो रजिस्टर के पेज जाया हो जाएं ये अच्छा है, बजाय इसके 6 महीने जाया हो, सही है सर। तो रजिस्टर के पेज जाया होने से यकीन माने कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अगर आपने घर पे जाके अम्मा अब्बा को बोला कि देखें रजिस्टर के पेज मैंने बचा लिए हैं, अगली अटेम्प्ट की फीस लेकिन नहीं बचा पाया, सही है। तो इसका मतलब है कि आप लोग सर घबराए नहीं, इंशाल्लाह मैं कह रहा हूं क्लास में आपका FAR 2 पास है, और मैं बारहा आपको ये बात कहता हूं FAR 1 से पहले भी आसान था और बाद में भी
ये सर अभी जो चेंजेस है ना उसके बावजूद भी अब तो ये और मैं IFRS 15 डाल के इसने कोई खास मुश्किल नहीं किया है, उसके बदले में वहां पे जो IAS 8 निकाला है ना, ये आप समझेंगे सर ये एक टेक्निकल चीज है ICAP। लेकिन सर बुरी खबर ये है कि आप लोगों को FAR 2 में भी IFRS, IAS 8 और EPS सब पूछे जा सकते हैं सर। ICAP ने कहा है कि भैया मैं पूछूंगा। सर क्या हो गया, आप तो चीते। अच्छा मुझे बताया होमवर्क मैंने कौन कौन से सवाल दिए थे सर? 9 वाले सवाल में रिपोर्टेबल कौन कौन से सेगमेंट है? कौन कौन से हैं? यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। सही है सर, ये सबका यही आंसर आ रहा है, पक्की बात है। बाकी लोग भी नोट कर लें, यूरोप, एशिया और सर इससे ऊपर भी एक सवाल था, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 आ रहा होगा, है ना? इसके अंदर सारे। अब सबकी तवज्जो इधर, ये होमवर्क के सवाल थे, अब मैं आपको स्मार्ट स्टडी सिखा रहा हूं, सबकी तवज्जो इधर। सर इसके अंदर सारे सेगमेंट बन रहे हैं रिपोर्ट टेबल, किस बेसिस पे बन रहे हैं अगर आप करेंगे तो? रेवेन्यू की बेसिस पर। अब मुझे बताएं सबकी तवज्जो, हैंडआउट किस किस के पास नहीं है हाथ उठाए। चले सर जिनके पास हैंडआउट नहीं उनको अभी हैंडआउट भी करवा देते हैं अरेंज। फैजान एक हैंडआउट दे दें बेटा। और हमने कहा सर हैंडआउट हो जाता है, मोबाइल में तो सबके पास है। हाँ देखिए मोबाइल में भी अगर आपके पास नहीं है तो फिलहाल मोबाइल से, बाकी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो सर क्वेश्चन नंबर 8 11 मार्क्स का था। इसमें पहले क्राइटेरिया पे अगर सारे रिपोर्टेबल हो जाएं तो हम बाकी क्राइटेरिया चेक करेंगे नहीं, लेकिन अगर उसने हमसे पूछा हो ना किस बेसिस पे रिपोर्टेबल है तो चेक करने पड़ेंगे। यार इसकी जो है ना पहले ऊपर देखो, शायद फैकल्टी रूम में कुछ कॉपीज होंगी, साथ नहीं है ना तो यासीन भाई को बोलिए इसकी 20 कॉपीज कर। कोई मसला, सिर्फ नाम ही लिखा है ना, कुछ और तो नहीं लिखा तूने? सही है। अरे एक दफा ऐसा हुआ कॉपी वॉपी गई और उसमें मैं पागल हूँ ये वो, तब अब एक मैंने कॉपी करवा दी। अब आप सोचें जिस बच्चे ने उसका ऊपर नाम भी लिखा हुआ है फिर नीचे लिखा हुआ है मैं पागल हूँ, मैं ये हूँ, तो भाई ऐसा। चलें सर अब आगे आएंगे, आपके पास एक सवाल आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा ही है, ये भी मैंने होमवर्क दिया था और मुझे उम्मीद है आपने नहीं किया होगा, ऐसा ही है जी बेटा। जिनके पास भाई वगैरह के जो ना IFRS है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे क्योंकि डिस्क्लोजर की मुझे आपको प्रैक्टिस करवानी है। हमने वो अब आ जाए, KSN TNS लिमिटेड आर लिस्टेड कंपनीज इंगेज इन केमिकल, सोडा एश, पॉलिएस्टर, पेंट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ ईच बिजनेस सेगमेंट फॉर द साल एंडेड 31 मार्च 2015 आर एज सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एसेट्स वगैरह। इंटर सेगमेंट सेल्स बाय केमिकल्स टू पॉलिएस्टर एंड सोडा एश कितनी है? 48 and 16 million respectively at a contribution margin of operating expenses include। बिल्कुल ऊपर वाले सवाल के ये कॉपी पेस्ट है, लेकिन इसमें एक फर्क है, 75% रूल अप्लाई नहीं, मतलब उसके अंदर हमने कहा थोड़ा था। आए सर क्विकली आते हैं, सवाल शुरू करना। एक बात याद रखना मेरा बच्चा, कोई भी प्रैक्टिकल पेपर हो ना उसमें तुम्हें ये पता हो सवाल शुरू कैसे। सर यहाँ पे कैसे शुरू करेंगे? हमने कहा सर सबसे पहले आ जाएंगे थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कितनी तरह के? 10 है 11 है? थ्रेशोल्ड हमने कहा आ गए। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना है? 40, उसका कितने % लेंगे? 404। सर फिर एसेट्स, टोटल एसेट्स कितना? 24, इसका
247। फिर प्रॉफिट और सर क्या इसका प्रॉफिट और लॉस गिवन है? नहीं सर वो गिवन नहीं है। क्या इसमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है? ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है? हम उसकी मदद से निकालेंगे। चले सर तुम बड़ा उससे ले लिया तो फिर तुम लोग क्या करोगे? पढ़ना नहीं है फैजान? आए सर इधर आए। क्वेश्चन नंबर 11। नौजवानों हमने कहा सर नाम क्या क्या है? केमिकल्स, सोडा ऐश, पॉलिएस्टर, पेंट्स और फार्मा। सही है जी। हमने कहा सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैंने पिछली क्लास में बताया था ना कि आप पेपर में क्या गलती करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, यहां पर टाइम आउट हो जाता है। आपने फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। चलें जी केमिकल्स का कितना आ रहा है? 1437। सर सोडा ऐश 93, पॉलिएस्टर 227, 144, 38, टोटल 1939। क्या यहाँ पे किसी का लॉस है? लॉस वाला होता उसको क्या करते? अलग करते और फिर दोनों में से जो हायर होता उसका 10%। तो सर ये कितना हुआ मेरा प्यारा बच्चा? 1939 का कितने परसेंट? 199। ऐसा ही है। अब हमने कहा इंडिविजुअल सेगमेंट्स को टेस्ट करेंगे। अब इधर देख लेना नौजवानों। क्यों नहीं है? कब तक आएंगे? ताहिर से पूछ। हाँ ताहिर को बोलो फोन करके पूछे सर या तुमने उधर देखे फैकल्टी रूम में? उधर है फैकल्टी रूम में। ताहिर को पूछ कहीं तो होंगे। ताहिर को बोल सर आसान कह रहे हैं निकाल के दे। कोई कुछ बोल मुबशिर नहीं है तो उसको प्रिंट निकाल दे। चलें सर अब इधर देख लें। अच्छा अब एक और चीज मेरा बच्चा कॉपी नहीं, एक मिनट सब इधर आ। पेपर में और स्मार्ट काम करना है। पेपर में और इसका तुम ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकाल ही रहे हो ना? मैंने कहा सर इसी वर्किंग में मैं रेवेन्यू और वो भी डाल दूं तो एसेट्स है ना भाई। मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाला निकाला। देखो पेपर में ना ये सब काम सीखो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये एक उसूल याद रखो। एग्जामिनर कहता है मैं पहले मेन आंसर पे आता हूँ। उस मेन आंसर में बच्चे ने सब कुछ सही किया था ना तो कसम खुदा की मैं वर्किंग्स पे नहीं जाता हूँ। उसने कहा 99% बच्चा मेन आंसर में सही, फिर मैं कहाँ जाता हूँ? उसको मार्क्स देने के लिए वर्किंग पे। अब फिर जब वो आपकी वर्किंग पे जाता है ना तो वर्किंग बस इस काबिल हो कि उसको समझ में, वर्किंग में तुम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। सर याद रखो पेपर पूरा करोगे इंशाल्लाह पास गारंटी हो। तो इसका मतलब है कि लेकिन पेपर पूरा तो कितने लोग FR1 पूरा हुआ है? सही से बताएं, हाथ उठाएं। देखें कितने लोगों ने 10 नंबर का छोड़ा है, मतलब 10 या उससे कम वाले, और कितने लोगों ने 10 से ज्यादा छोड़ दिया है? सही है सर। कोई है ऐसा जिसने 30 या उससे ज्यादा छोड़ा हो? अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि सर 30 या उससे ज्यादा, एक बच्चे ने भी शायद पता नहीं इस क्लास में कहा था, उस दिन चैट में बोला सर मैंने 64 का किया था। मैं समझा नहीं निकलेगा और निकल। कभी कभी आईकेप जो है ना। चले सर आता है रेवेन्यू 3000, ये कितना आ गया? 300, 400, 220, 120 एसेट्स, 1500, 500, 300, 160 और
10। अब इधर देख लेना सर, क्या ये सवाल आइडेंटिफिकेशन वाला सवाल है? नहीं। तो ये सवाल किसका है? डिस्क्लोजर का। तो आइडेंटिफिकेशन वाली चीज यहाँ पे एक तरह से वर्किंग है ना। तो अब आपने कहा कि भैया मैं यहाँ पे लिखूंगा रिपोर्टेबल, पहले पे आया रेवेन्यू कितना है? 400। तो रेवेन्यू की बेस पे केमिकल है, तो हमने कहा भैया तू रेवेन्यू की बेस पे है। और कोई भी एसिड्स 247 सोडा ऐश, और हमने कहा ये भी एसिड्स की बेस पे, ये भी एसिड्स की बेस पे, और बाकी दो प्रॉफिट। हमने कहा केमिकल्स और पॉलिस्टर। हमने कहा कि सर प्रॉफिट है 193.9, तो हमने कहा केमिकल्स और पॉलिस्टर इसमें भी है। तो इसका मतलब है अफेक्टिवली हमारे पास 3 है, मानते हो? अब हमें देखना है 75% रूल कंप्लाई हो रहा है या सर 75% रूल क्या था? एक्सटर्नल सेल्स ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, एक्सटर्नल सेल्स ऑफ आरएस रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, और टोटल एक्सटर्नल सेल्स मल्टीप्लाई बाय। तो अब आपने कहा सर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की सेल्स कितनी है? 3976। 36। इसमें माइनस करूंगा कुछ या हुआ हुआ है ऑलरेडी? हुआ हुआ है सर। इंटरनल सेल्स कितनी थी? 60। टोटल सेल्स मुझे बताएं बगैर एक्सक्लूड किए। दिस 40। अच्छा सॉरी, हम पहले ये लिखें, ये करें टोटल 3700। भाई इन तीनों की सेल जाएंगे ना, रेवेन्यू वाला कॉलम ये। हम हमेशा वो करते हैं, हमने प्रॉफिट को यहाँ पे कर दिया, सही है इस दफा। माइनस 64 इंटरनल कहलाए कितनी? 48 और डिवाइड कर देंगे टोटल सेल्स कितनी है? 4040 माइनस 64 इंटू कितना हुआ? 91.4। सर क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पहला काम थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल के बाद 75% रूल, यहां तक हो जाएगा। फिर क्या करेंगे सर? फिर हम आ जाएंगे डिस्क्लोजर पे। हमें पता चल गया कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। केमिकल्स, सोडा ऐश और पॉलिस्टर। आप लोगों को ये कॉपी करना है तो जल्दी से कॉपी करेंगे। ये कॉपी करना है तो कितने लोगों ने घर से कर लिया है? माशाल्लाह, ये देखें, ये होते अच्छे बच्चे हैं ना। बाकी बच्चे भी आग लगी है बस्ती में, ये अपनी जी। हमेशा जब भी ये वर्किंग हमने कर ली ना, उसके बाद जब आप आपने 75% रूल पढ़ लिया है तो आपको हमेशा चेक करना है, सही। हाँ, हेडिंग डाल के वर्किंग में आप डाल दें 75% रूल, ये हर जगह। अब आपने पढ़ लिया है। ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आप हमारे साथ हैं? आसान है ना सर? वकास मेरा बच्चा, आपके शायद नेट का। ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन और ऑडियो साफ होगी, आई बिलीव एंड आई होप सो। कर लिए? आपने कर लिए? डिस्क्लोजर बना लिए? ये जल्दी से कॉपी करें। आईकेप की शरारत जानते हो? आईकेप ने पता है क्या किया? 8 नंबर का सवाल दिया, डिस्क्लोजर बनावा, बोला इसमें गलतियां बता। इसका मतलब है देखो, डिस्क्लोजर डायरेक्ट बनवा भी सकता है या बोले यार बना दिए। और पिछली अटेम्प्ट में यही हरकत उसने की FAR 2 में फाइनल अकाउंट्स के साथ। डिस्क्लोजर बना दिया, बोला गलतियां बता।
तो आई कैप अब तेज हो रहा है, सही है। अब इस किस्म का जब सवाल आएगा ना कि गलतियां बता, वहां पे आपको स्टैंडर्ड काम आएगा। सिर्फ ये वहां पर आपको स्टैंडर्ड काम आ सकता है जब गलतियां बताने पे पूछे, सही है। उसके अलावा सर स्टैंडर्ड यूजुअली इतना बच्चों को हेल्पफुल। चलें जी सर, जिन्होंने ये कर लिया है वो जरा खुद से डिस्क्लोजर बनाने की कोशिश करें। केमिकल, सोडा ऐश, पॉलिस्टर और अदर्स और टोटल, ऐसा ही है। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स। सर दो डिस्क्लोजर में से कौन सा डिस्क्लोजर पास कराएगा? पहला वाला। सर सवाल में अगर उसने कहा डिस्क्लोजर खाली बनाए तो दोनों बनाएंगे, हाँ, जब तक वो खुद ना कह दे कि भाई रिकंसिलिएशन नहीं चाहिए या पहला वाला नहीं चाहिए, वो खुद ना कह दे कि सिर्फ रिकंसिलिएशन चाहिए। जी मेरा बच्चा, और एक दफा फाइनल अकाउंट्स में पूछ चुका है वो ये। ओहो, अदर्स में आ गया ना बेटा फार्मा, और वो फार्मा और पेंट। सर पहला डिस्क्लोजर क्विकली सवाल से उठाया, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल, जो रिपोर्टेबल थे केमिकल, सोडा ऐश, पॉलिस्टर, उनको अलग शो किया, बाकी दो को कितना हो गया 3976। फिर हमने कहा रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल कस्टमर्स। इंटरनल कस्टमर्स कौन होते हैं? दूसरा डिपार्टमेंट, याद है ना कॉन्सेप्ट दिया था पहली क्लास में, सुजुकी का इंजन डिपार्टमेंट असेंबली डिपार्टमेंट को इंजन बना बना के बेच रहा है, वो इंटरनल कस्टमर है। 64। सर टोटल कितना हुआ? 3300, 400 और 340, 4040 टोटल आ गया रेवेन्यू। फिर क्या शो करेंगे? अदर मटेरियल इन्फो। सर उसके अंदर क्या चीजें आएंगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना? 63, फिर 57, फिर 28 में फार्मा और पेंट्स दोनों शामिल है, इनका टोटल है 171। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1437, 93, 227, 182, 182 थे टोटल 1939। एसेट्स पे आए, कितने हुए? 1500, 500, 300, 170, 24। लाइबिलिटीज भी सवाल में ही गिवन है। इसका मतलब है सर पहले डिस्क्लोजर में कुछ भी नहीं करना, सब कुछ सवाल में। यस, यही तो आपको पास कराएगा। 8 में का आएगा तो 3 नंबर इसके होंगे। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट सवाल में देख कितना है? 1500 है। साथ है आप मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों तो लिख दें सीसी। अच्छा दूसरा वाला तो खुद बना लो, क्यों सुस्ती हो रही है? सर दूसरा तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, लेकिन तुम मतलब
इतनी सुस्ती अच्छी बात थोड़ी है। कहाँ लेकर के जाओगे भाई इस कदर दिमाग और एनर्जी को, है ना? मैच देख रहे हो सर, हमें कौन सा, हमें बेटा दोनों बनाने, डिस्पोजर का कोई मेथड नहीं है। तुम लोगों का भी कह रहा हूँ डिसीजन पेंडिंग है आईकेप की कोर्ट में। मैं बता दूं अब इस दफा आईकेप कॉपीज बहुत जल्दी जल्दी चेक कर रहा है। सही करेगा, सही है। वीकेंड पे जो है ना प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं आईकेप में। नहीं, आप टीचर्स को कभी भी इस किस्म के काम, वीकेंड पे जो है ना प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं आईकेप में। और जो है टीचर्स को जो काम आईकेप देता है वो होता है आप किताब लिख दें, आप किताब का ये चैप्टर लिखा हुआ है उसको चेक कर लें। ये टीचर्स को इससे ज्यादा काम, टीचर्स को अगर पेपर हो जाए और फिर उसका सॉल्यूशन, एक दफा आईकेप कहता है कि आप एक दफा इसका सॉल्यूशन रिव्यू कर दें कोई, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। मैं आपको बताऊं आईकेप टीचर्स को, अभी जैसे मुझे कल मेल आ गई है, इसने हमें क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन दोनों दिया है। सिर्फ क्वेश्चन पेपर अभी जाए, सॉल्यूशन देता है उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाए। क्वेश्चन पेपर दिया और हमसे डिटेल्ड फीडबैक पूछा है कि आप बता दें किसी में कोई सवाल में एरर है, कुछ मसला है। तो FAR 2 के अंदर तो मैंने इनको एक दफा एक चीज हाईलाइट की है, वो एक्सचेंज वाले केस में मैंने कहा कि यार देखो इस सवाल में आपने ये चीज क्लियर, तो आईकेप उसको एक्नॉलेज करता है ताकि बोलते हैं अगली दफा हम ख्याल कर रखें। एक और चीज मैंने आईकेप को सजेस्ट की है जो कि मुझे यकीन है कभी ऐसा अल्लाह करे हो जाए, वो ये है कि मैंने कहा फेल होने वाले बच्चों को तुम नंबर तो देते हो, क्या ही अच्छा हो सवाल के हिसाब से नंबर बता दो कि किस सवाल में तुम्हारे कितने नंबर आए। उससे बच्चा ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मेरा ये टॉपिक वीक है। सही, ये मसाइल हैं। और एक और चीज, CA फाइनल में आईकेप एक काम कर रहा है, आप लोगों ने भी शायद पिछले बार शुरू किया था कि जो फेल होने वाले बच्चों का था ना कॉपीज आप अपने असेस करवाएं। उसमें ये होता है कि आप पास नहीं होंगे, ये तो मुझसे कसम ले लें। आज तक किसी भी बच्चे को ये नहीं करेगा आईकेप कि तू पहले फेल था, रीचेकिंग के बाद पास हुआ। एक दफा ऐसा हो गया तो भाई बच्चों का तो एतमाद ही उठ गया ना। लेकिन उसमें एक मेरी स्टूडेंट है CA फाइनल में, उसने एक पेपर में जब असेस करवाया तो मैंने देखा यार आईकेप उसको मशवरे दे रहा है कि आपने ये फिगर निकाली, इतने लंबे मेथड से निकाली, या आप इतने से मेथड से भी निकाल के टाइम बचा सकती थी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह कि यार वो प्रॉपर डिटेल्ड आईकेप ने एक एक सवाल के ऊपर कमेंट किया है, क्वेश्चन वाइज फीडबैक कि ये फिगर तुम गलत निकाल रहे हो, ये फिगर निकाली तो सही है लेकिन इतने लंबे तरीके से क्यों निकाल रहे हो, वो बता रहा है। लेकिन मसला ये है कि हम बस आईकेप की बुराइयां देखते हैं ना। पैसा वैसे बढ़ाई नहीं बढ़ाई इस दफा आईकेप ने, आईकेप ने बढ़ाई नहीं बढ़ाई ये बता। आईकेप के अभी तो आए एग्जामिनेशन फॉर्म, तुम लोग तो नहीं आए ना, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो पहले रिजल्ट आएगा। चले सर अब आगे आएंगे। दूसरा डिस्क्लोजर हमारे पास कौन सा होता है? रिकंसिलिएशन 15.1 रिकंसिलिएशन between operating segment and financial statements। चले सर अब हम इसमें क्या करते हैं, रिपोर्टेबल सेगमेंट का एक कॉलम, नॉन रिपोर्टेबल का, रिपोर्टेबल सेगमेंट नॉन रिपोर्टेबल, फिर अदर एडजस्टमेंट, और इसके बाद इंट्रा सेगमेंट एडजस्टमेंट्स, और एंड में क्या आएगा, टोटल। ये सब आपने किया हुआ है सर। रेवेन्यू रुकने आएगा बेटा,
रेवेन्यू कितना है तीनों का प्लस 3,300 और 3700, बाकियों का अदर्स का 340। सर पासिंग मार्क्स अप्रोच, जो चीजें आसानी से आ सकती हैं पहले उनको इनकॉर्पोरेट करो। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तीनों को प्लस किया 140, 23, 57 और 63, फिर 28, फिर अच्छा इसके ऊपर अभी हम आएंगे नहीं ना सर। आसान चीजें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस कर लो 1437, 93 प्लस 227, 182, फिर एसेट्स 2300, 1500, 500 और 100 और लाइबिलिटीज 1449 प्लस। अब सर एक मिनट, ये कॉलम इंपॉर्टेंट है, इनको हम एक दफा फिर से साथ देखेंगे। नौजवानों सब यहां पर एक मिनट के लिए रुक जाएंगे और अब हम इन इंपॉर्टेंट कॉलम्स को फिर से देखेंगे। मैंने कहा था यहां तक तो आपने पासिंग मार्क्स फिगर वहां से उठाई, उसके बाद जो एसेट्स और लाइबिलिटीज किसी को एलोकेटेड नहीं है उनको आप पहली फुर्सत में एलोकेट करेंगे। क्या कह रहा है? सेकंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स KTL's हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹86 million which have not been allocated to any segment. Furthermore, assets and liabilities amounting to 180 and 37 have not been reported. मैंने आपको बताया था ना सर, कंपनी के अंदर सिर्फ क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट्स होते हैं? ऑपरेटिंग सेगमेंट तो हमने कहा हो गए, ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो गया, बाकी आपकी वॉल्स हो गई और जेट स्पॉट हो गई, ये सब चीजें हो गई, आपका कनॉट, लफान वगैरह ये सब। लेकिन यूनिलीवर ने कहा हमारा HR डिपार्टमेंट भी तो है जो कमाता कुछ भी नहीं है लेकिन खर्चे ही हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, कमाता कुछ ही नहीं, खर्चे ही हैं। अब इनके खर्चे भी हैं और आप लोगों को यूनिलीवर ने एसेट्स भी दिए हुए हैं, लैपटॉप दिया हुआ है, फाइनेंस की अपनी एक फोटोकॉपी मशीन है, वो कहां होगी? अब हम याद रखना, इस डिस्क्लोजर का मकसद होता है ऑपरेटिंग सेगमेंट की हमें बता दे डिटेल्स। इसका मतलब क्या होता है? ये कॉलम किससे टाई होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, P&L और। तो अब इसको टाई करने के लिए हमसे कहा गया कि आप चीजें डालें। पहले इसने कहा देखो ये तो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के अलावा जो कंपनी में बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके एसेट्स कितने के? 180 और उनकी लाइबिलिटी 37। हमने कहा ये अहमद काम कर रहा है यूनिलीवर के फाइनेंस डिपार्टमेंट में, इसकी सैलरी अभी पे नहीं हुई, वो आ जाएगी लाइबिलिटीज में, ठीक है सर। फिर इसने क्या कहा हमसे, चिल्ला के इसने हमसे कहा कि भैया कुछ एक्सपेंसेस भी ऐसे हैं जो अभी तक हमने रिकॉर्ड मतलब सेगमेंट्स में नहीं आ रहे। वही बात फाइनेंस की, इनकी सैलरी 86 से एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, एक्सपेंस बढ़ेगा तो इसका दूसरा इंपैक्ट किस पे जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि सर ये प्रॉफिट भी सेगमेंट का है, इनको प्लस कर दूंगा तो आंसर P&L से माइनस नहीं होगा, टाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि P&L में 86 के एक्सपेंसेस भी माइनस हुए हैं, तो ये आ गया, ये कॉलम हमारा खत्म हुआ। फिर आऊंगा सर इंटर सेगमेंट सेल्स हैं, वो कितनी है? ये कह रहा है इंटर सेगमेंट सेल्स बाय केमिकल्स टू पॉलिएस्टर एंड सोडा एश इज 48 एंड 16, 64, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 30। तो हमने कहा 64 रेवेन्यू से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट की दूसरे को तो सेल्स है, कंपनी की सेल्स, और इसका प्रॉफिट का इंपैक्ट कितना है? 19.284 है, 64 का। अब एक और चीज सर, खुदारा इसकी पूरी वर्किंग नहीं बताओ, आईकेप के सॉल्यूशन खोल के देखो, वो स्टेरिक मार के टाइम बचाना है सर। आ जाए आप टोटल बताएं, हमारे पास हुआ है 3976 257 18
3.8 कर लेते हैं। ते हो गई चीजें सर। अब आओ, अब गलतियां बताओगे, है ना। आईकिप ने कहा मैंने बना के दे दिया, अब तू गलतियां बता। 8 नंबर का सवाल है, इसका मतलब है कितनी गलतियां बतानी है। ये सवाल नहीं, जिन्होंने ये सवाल कर लिया है वो आएंगे आखिरी के पेजेस पर और उनको नजर आएगा मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट पेज पे, रोशनी लिमिटेड ऑटम 20, आपकी अटेम्प्ट से 2 साल पहले वाला सवाल। जिसने मेरा बच्चा बिल्कुल सही कर लिया है, वेरी गुड। जिसने सही नहीं किया है, जी रोशनी लिमिटेड। अच्छा 1 मिनट, ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी शो किया जा रहा है रोशनी लिमिटेड। अब इस सवाल को आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है और इसने क्या कहा, इसने कहा कि भैया मुझे गलतियां बता दे। ये इसने आपको सारी की सारी डिटेल्स दे दी, पूरा डिस्क्लोजर बना के दे दिया और एंड में रिक्वायरमेंट पढ़ा, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस इन दी, और इसने रिक्वायरमेंट में क्या कहा, रीड्राफ्टिंग ऑफ डिस्क्लोजर इज, और एग्जामिनर ने कहा फिर भी जो है ना 1 से 2% बच्चों ने वापस बना दिया, क्योंकि ये जो छोटी सी काली काली चीजें होती है ये तो हम थोड़ी देखते हैं, है ना, हम इग्नोर करते हैं इनको बीइंग माइनर। लेकिन एग्जामिनर ने कहा बेटा ये चीजें हैं, टाइम जाया ना करें। सिर्फ अब 8 नंबर का सवाल है, आप सबको अज्यूम करना है कि आप बैठे हुए पेपर में, साथ में आपके एग्जामिनर बैठा हुआ है, आप इस वक्त 92 में से नंबर ले चुके हैं 44, 6 नंबर चाहिए, तो कम से कम 6 गलतियां तो आपको निकालनी है इसमें, 6 गलतियां निकालनी है इसके डिस्क्लोजर में आपने। रोशनी लिमिटेड, मैं अभी सवाल 7 पढ़ भी नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोग मेरी पढ़ने से ही बहुत सारी गलतियां पहचान लेंगे। मैं हैंड आउट का कुछ करके आता हूं, रुके। इसको करने के लिए मेरा बच्चा टाइम बाउंड, आपके पास 10 मिनट है, कोशिश करें सब 8 गलतियां निकालें, 8 गलतियां डिस्क्लोजर। समरी वाले उससे भी आप लोग जो है ना हेल्प ले सकते हैं, जिनके पास हैंड आउट नहीं है, मोबाइल से देखने में मसला है, वो आगे पीछे वाले पड़ोसियों से भी मांग सकते हैं। पड़ोसी ये सोच के मदद करें कि पेपर में किसकी मदद मिलेगी, फरिश्तों की। जी मेरा बच्चा डन एंड डस्टेड या ओनली डस्टेड, कितनी गलतियां निकली, कितनी, 3। अच्छा ये बताओ 75% रूल चेक किया, वो भी तो एक गलती है। 75% रूल भी कंप्लाई नहीं हो रहा। अब आपको इसकी गलतियां भाई देखो, सबसे पहले तो इसने रिकंसिलिएशन वाला फॉर्मेट ही नहीं दिखाया है ना जी, कि रिकंसिलिएशन क्या है, ये है। अब इसकी गलतियां आप लोग लिखना शुरू करेंगे और हम इसको देखें ड्राफ्ट कैसे करेंगे जब भी इस किस्म का सवाल आएगा। और बहुत सारे बच्चों ने ना, और मैंने कहा भी था डिस्क्लोजर वाला पुल, उसने कहा था कि बेटा जब ज्योग्राफिकल लोकेशंस अलग होंगी उसको अलग डिस्क्लोज करना है। एक कस्टमर को 10% से ज्यादा की सेल कर लो, ये सब बातें अभी लिखेंगे, लेकिन पहले तो इजी पॉइंट्स आ जाएं। सर सबसे पहले जब भी इस किस्म का सवाल आएगा, पहले आप लोग ये नोट कर लें इसको लिखना कैसे होगा। अब आप देखें बड़े हैं,
तो अब आप लोगों को थोड़ी सी चीजें सीखने देखें। आईकेप कहते हैं भाई ये फॉर्मेलिटी छोड़, सीधा मुद्दे की बात पे आ। तो अब वैसे आप चाहें तो लिख सकते हैं फॉलोइंग आर दी एरर्स एंड ओमिशंस, ये लिख के नीचे आप बता सकते हैं। लेकिन आईकेप कहता है भाई तू ये भी, मुझे पता है मैंने क्या पूछा है ना, तो आंसर शुरू कर इसका 1, सही है। सब क्या करेगा, और उसमें भी कोशिश करें उस तरह के अल्फाज करें कि जो है आईकेप को जो है ना लगे कि जो है ना कि मतलब बात भी समझ में आ जाए और टाइम भी। अब जैसे आप कह दें इंटरनल सेल्स हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, इंटरनल सेल्स हैव नॉट बीन, ये आपने इसको पहली गलती बता के पहला मार्क्स ले लिया। इंटरनल सेल्स हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, ये आपने पहली गलती बताई, पहला मार्क्स उठा लिया, सही है। इस तरीके से सर अल्फाज कम लगे, वक्त कम है, मुकाबला, तो पहली गलती लिख ली, इंटरनल सेल्स हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। ठीक है मेरा बच्चा, अब आ गया है सर। अब अगली गलती हमें इसको बतानी है। अब अगली गलतियां क्या बताएंगे सर? हमने कहा सेगमेंट वाइज लाइबिलिटीज हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। अगले पॉइंट 2 लिखें, सेगमेंट वाइज liabilities have not been disclosed. सही है। तीसरा, टोटल एसेट्स in disclosure, total assets in disclosure does not match with the total assets, does not match with the total assets इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें नजर आ रहा है ना सर कि वो शो हुए हैं हमारे पास 1600 और यहाँ पे कितने, नहीं तो अभी वही तो आ रहे हैं। ये तो हमने गलती तो बतानी है ना। देखो हम ये अज्यूम कर रहे हैं भाई ये तूने सपोज कर दोनों साथ भी बना दिए, फिर भी तो ये गलतियां, तो अब हम एक एक गलती को अलग अलग 8 गलतियां निकालनी है। अब आप लिखेंगे कितनी गलतियां हो गई, सही है। टोटल एसेट्स डज नॉट मैच विद एसेट्स विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी बेटा, तो उसमें रिकंसिलिएशन आना भी आएंगे ना, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि रिकंसिलिएशन वाला डिस्क्लोजर नहीं बनाया। हम उसके एक एक पॉइंट बताएंगे अलग अलग। हमें 8 पे जाना है ना सर। अब आप डालेंगे assets अपना liabilities, assets and expenses of other than operating segments, liabilities, assets and expenses of other than operating segments have not been disclosed. Liabilities, assets and expenses of other than operating segments have not been disclosed. अब मुझे बताएं सवाल को देख करके सर क्या 75% रूल कंप्लाई हो रहा है? नहीं सर, अगर आप देखेंगे तो जिनको इसने कहा है रिपोर्टेबल सेगमेंट, स्पिनिंग और वीविंग, इनकी सेल्स कितनी है 1010 प्लस 560 और टोटल सेल्स कितनी है 2530। तो आपने कहा 10 प्लस 560 डिवाइडेड बाई 25 into 100। हमने तो पढ़ा है ना 7, तो कितना बन रहा है? तो अब आपको बताना है कि 75% रूल भी कंप्लाई नहीं हो रहा। आप इसका लिखें, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स
Reportable segment sales is less than 75%, is less than 75% of total external sales. आगे कॉमा, hence 75% rule, hence 75% rule is also not complied with, is also not complied with, hence 75% rule is also not complied with. अब आते हैं सर, ये तो 5 हमने कहा सामने रखे हुए थे, ये 5 क्या थे? सामने रखे हुए थे, सही है सर। अब आपने कहा है कि सर बाकी भी हैं। अब आपको याद होगा हमने समरी पे आए थे और हमने पहला वाला हैंड आउट, सबसे पहले वाले पेज पे आ जाए, समरी वाले पे, जिसके अंदर से हमने डिस्क्लोजर्स पढ़े थे। याद है कि नहीं याद है? आए सर, अगर आप डिस्क्लोजर्स वाले उस पे आएंगे और आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो ये आदमी क्या कह रहा है हमसे चिल्ला चिल्ला के? सर ये कह रहा है सबसे आखिरी में, एंटिटी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इट्स रिलायंस ऑन इट्स मेजर if revenues from transaction with a single customer amounts to 10% or more of an entity's, the entity discloses that, इसके ऊपर वाले बुलेट पढ़ेंगे, an entity reports the following geographical information if revenues from external customers both attributed to the entity's country of domicile and attributed to all non-current assets or the amounts. क्या कंपनी ने ये सब बताया है? नहीं सर, ये सब भी नहीं बताए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को यहाँ पर भी टाइट करना है। तो आए मेरा बच्चा, अब आप देखें क्या इसने हमें चिल्ला चिल्ला के कुछ बातें बताई हैं। पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। रोशनी इज अ लिस्टेड कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। आरएन जनरेट्स 30% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ज्योग्राफिकल लोकेशन, है ना जी। हमने कहा एक्सपोर्ट है मिडिल ईस्ट, उसके बारे में नहीं बता रहा। आउट ऑफ विच 60% आर मेड टू ओनली वन कस्टमर, हकीम लिमिटेड। अब आप 30% का ले, 60% कितना हुआ? 18%, है ना जी। इसने कहा 30% हम जाते हैं मल्टीप्लाई बाई 30% एक्सपोर्ट करो, उस एक्सपोर्ट का 60% किसको है? हकीम भैया को। तो 18%, तो ये 2 नॉन कंप्लायंस आ गई। एक तो आपने 10% और मेजर कस्टमर को डिस्क्लोज नहीं किया अलग से, दूसरा सही है। तो आप लिखें अपने पास सेल्स टू हकीम लिमिटेड इज 18% ऑफ टोटल सेल्स। सेल्स टू हकीम लिमिटेड इज 18% ऑफ टोटल सेल्स। एक बच्चे का सवाल है कि सर हमें कैसे पता कि इंटरनल सेल्स नहीं है? इसमें बेटा आखिरी पॉइंट पढ़े, अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सेल्स कंपनी मेड सम ऑफ द सेगमेंट्स मेक इंटरनल सेल्स एज वेल। सर फिर सुने भाई, हमें डिस्क्लोजर में इसने पाबंद किया कि अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसको आप 10% से ज्यादा बेचते हो उसको अलग से बताओ, और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको भी अलग से बताओ। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और तो हमने कहा सर देखें ये जो 18% बन रहा है, क्या लिखा है मैंने अभी? सेल्स टू हकीम लिमिटेड इज 18% ऑफ टोटल सेल्स, ब्रैकेट में ये वर्किंग बता दें, 30% इंटू 60%। एंड एज पर IFRS 8 it should also be disclosed
separately, and as per IFRS 8 it should also be disclosed separately. IFRS 8 कहता है कि इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना जरूरी है, आप पे फर्ज है. एंड एज पर IFRS 8 इट शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली. फिर आए अगला पॉइंट, IFRS 8 also required geographical locations to be disclosed separately. Geographical locations to be disclosed separately. But geographical locations to be disclosed separately, but sales to Mid East are not disclosed in given disclosure, are not disclosed in given disclosure. चले सर, कितनी गलतियां हो गई? 7. अब एक और गलती भी आपको निकालनी है. अब सवाल में ढूंढे एक और कौन सी गलती होगी. किसका टोटल? उसका टोटल 2050 से मैच हो रहा है. हाँ, तो लेकिन तो अदर जो नॉन किसके एक्सपेंसेस हैं, जो अदर जन ऑपरेटिंग सेक्टर के एक्सपेंसेस आप ये पर इसको भी ना किया डिस्क्लोज हो सकता है कोई अदर जन हमने किया नहीं, बट उसूलन होता है. क्योंकि सर अदर के एसेट्स में जो है हमारे पास. और बताएं सर. अब इधर आए, इन्होंने शो किया हुआ है नेट इंटरेस्ट. अब इसमें आपको मैं बताऊंगा 2-3 पॉइंट आप कैसे निकालेंगे. आपने कहा कि भैया इन्होंने जब ये शो किया हुआ है नेट इंटरेस्ट, तो आप कहोगे कि इंटरेस्ट या तो एक्सपेंस को अलग और इनकम को अलग शो करोगे, वरना नहीं. और फिर एक पॉइंट डालेंगे कि रिकंसिलिएशन ही सिरे से. तो पहला पॉइंट लिखें, इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट इनकम शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली. Interest income and interest expense should be disclosed separately. ऑनलाइन वाले बच्चों किरत बेटा ये सवाल समझ में आ गया? 10% वाला. Interest income and interest expense should be disclosed separately. ठीक है जी. और अगला एक और पॉइंट लिखें, आइटम बाय आइटम्स रिकंसिलिएशन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आइटम बाय आइटम रिकंसिलिएशन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट मेड. सर कितने पॉइंट्स कर लिए आपने? अब सर एक बच्चे का सवाल आया है कि टोटल तो देखे ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टाइप कर रहा है, तो वही तो कहना है, हो सकता है इसने टोटल शो कर दिया हो, कॉलम वही डाल दिया हो, लेकिन उसको एलिमिनेशन वाला कॉलम नहीं दिया हो या एलिमिनेशन वाली चीजों को ही मिक्सअप कर दिया हो. ठीक है, देखिए इसने 8 कहे थे, हमने कहा 8 आ गए. अब आते हैं एग्जामिनर भैया ने इस पेपर में क्या कमेंट किए उसकी तरफ आ जाएं. कितने % बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए थे? 35. अब आते हैं सर पहले एग्जामिनर के जर्नल कमेंट्स में आपको बताऊंगा. आए सर, तैयार है मेरा बच्चा? ये आदमी हमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है overall passing ratio of 34% is consistent with the last result of 30%. इसने कहा देखो भैया 34% सही है. Examinees performed well in section
A comprising of short question, but the performance in section B was disappointing. Poor performance in these questions were mainly due to the fact that such variations had not been examined previously. मैंने आपको बताया इसमें अभी तक कौन सी चीज के ऊपर इसने टेढ़ापन नहीं किया है, एग्रीगेशन क्राइटेरिया, और दूसरा 75% रूल वाले सवाल को इसमें यूं टेस्ट किया है, वैसे कहीं अप्लाई। तो ये दो चीजें तो याद रखें, एग्रीगेशन क्राइटेरिया की कभी भी आमद है, ये चीजें अब हमें पता होंगी ना तो हम इस पे फोकस करेंगे। सर इनके सवालात नहीं करेंगे ना, क्विज, होमवर्क, थोड़ा दिमाग आपका लगेगा ना। Although examinees are using past papers as a key element for their exam preparation, they should remember topics, subtopics not covered in past papers are also। इसने कहा बेटा सिर्फ पास्ट पेपर करके नहीं आना, वो चीजें करके आना जो अब तक, तभी मैंने कहा ना एज अ टीचर मुझे पता है कि इसने क्या चीजें नहीं पूछी हैं, तो मैं आपको हर टॉपिक में मार्क कराऊंगा, भाई ये चीज नहीं पूछी है। अब आते, examinees generally secured good marks in 2 or 3 questions but failed to obtain reasonable marks in, there were 23% examinees who were just short of 9 odd and could have easily obtained them if they covered all areas of the। अब इस सवाल में क्या गलतियां की, स्पेसिफिक सवाल के आगे 75% रेवेन्यू थ्रेशोल्ड वाज, दूसरी ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर अबाउट ज्योग्राफिकल एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स टू हकीम लिमिटेड वर नॉट मेंशन्ड। अब सुनना सर, ये डिस्क्लोजर इनका देते कैसे हैं, बड़ा सिंपल है, एक लाइन आ जाएगी जैसे इस सवाल की, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमने कहा ना भाई तूने डिस्क्लोजर, तो डिस्क्लोजर क्या होता, डिस्क्लोजर बड़ा सिंपल होता, आपने नोट बनाया 15, आपने नोट बनाया 15 पॉइंट, आप 15.2 में जाते हैं और इसमें पहली बात लिखते हैं 18% ऑफ टोटल सेल्स आर मेड टू हकीम भाई, सही है, हकीम लिमिटेड, ये आप बनाते 15.3 में आप जाते और बता देते एक्सपोर्ट सेल्स टू मिड ईस्ट अमाउंट्स टू मिड ईस्ट अमाउंट टू कितने परसेंट, 30% ऑफ टोटल सेल्स। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं मेरा बच्चा? सर बस क्या इतना ही डिस्क्लोजर देना था इन दोनों का? यस, अगर कंपनी ये लाइन लिख देती तो हम कहते हैं भाई इसका पर्पस क्या है, शेयर होल्डर को बता दो कि जो तुम 100 रुपए कमा रहे हो उसमें से 18 रुपए तो हकीम दे रहा है, हकीम गायब हुआ तो 18 रुपए की सेल्स क्या हो गई। इसी तरीके से एक्सपोर्ट मिड ईस्ट को आपने छेड़ दिया तो कम, आपके मुल्क में इमरान खान ने पंगा ले लिया या जो भी, अभी अगर कोई और आता है तो आपके 30%। अब सर क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? अब एक अच्छा सा सवाल देखें, मेरा ये तुझे मशवरा है, नहीं चलो यार छोड़े, फिर आऊंगा कभी, शेर सुना दो इसके ऊपर। मेरा ये तुझे मशवरा है इल्तिजा नहीं, मेरा ये तुझे मशवरा है इल्तिजा नहीं, तू मेरे पास से अभी जा नहीं। सही है, तो थोड़ी देर और ऐसा एक सवाल है जिसको मैंने क्विज भी लिखा हुआ है, घर से आपको इसको ट्राई करना है, या आपका एक समझेंगे जैसे नहीं सर समझदार से किस किसने पढ़ा है, मुझे लगा होम चैलेंजर दे देते, वो एक होम चैलेंजर वो है। पेज नंबर आप लोग आ जाएंगे आपके पास हैंड आउट पे 13 पेज नंबर, ये मेरा सेल्फ मेड क्वेश्चन है एग्रीगेशन क्राइटेरिया की टेस्टिंग के लिए। पेज नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्विज लिखा हुआ है इसके ऊपर। हसन खानानी लिमिटेड अ लार्ज बिजनेस
on several businesses following are relevant details for the साल ended 31 दिसंबर 2019। पर्सनल केयर में सोप है लक्स, बक्श और कक। पर्सनल केयर शैम्पू सनसिल्क, मोनसिल्क और ऑटोमोबाइल इंजन, स्मॉल शीट मेटल, फिर HK फूड जे और फिर स्क्रैप। एडिशनल इंफॉर्मेशन, लक्स uses expensive raw material than other two soaps and Baksh production process is short as compared to Lux and Kak. Sunsilk is for, Moonsilk is for, and Funsilk is for kids. Engines are sold to Suzuki, Honda and whereas small sheet metal parts are sold to open, मतलब ये जो मैकेनिकों के पास बिक रहे होते हैं। Food is new business and its figures are of only, अब देखें सर ये चीज पेपर नोटिस छोड़ी तो आपने तो पढ़ा ही नहीं, तो अब हर चीज तो कॉमन सेंस में भी तो आती है ना सर, आपको सोचना है। Scrap sale is of all businesses combined but sold as scrap. Operating expenses, assets and liabilities from different departments amounts to 50,709 which are not allocated to। सर ये आपका होम क्विज है, अब इसमें एग्रीगेशन चेक करनी है, किसको एग्रीगेट करोगे और किसको नहीं करोगे। यहां पर वो एग्रीगेशन वाले 5 पॉइंट अगली क्लास में सर, अगली क्लास में इसको मैं करूंगा एंड में, अगली क्लास के, क्योंकि ये आपका वैसे भी क्विज है और इस हैंडआउट में बाकी जो सवाल आते हैं वो भी आपको मार्क करवा दो जो आपको खुद से करने आ जाए। आज अगली क्लास में इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा टाइम, बट उसमें नया टॉपिक भी शुरू हो जाएगा। तो नौजवानों, एक चीज जो आपको पता है हमारी परंपरा है, हम क्या करते हैं, स्टडी टेक्स्ट। कितने लोगों ने नई वाली सीरीज डाउनलोड कर दी FAR2 की? खुदारा कर लो, अच्छी बनाई, आईकेप को थोड़ी सी औकात और अहमियत दो। काफी चीजें, कॉस्टिंग की भी स्टडी टेक्स्ट बड़ी अच्छी बनाई है और FAR2 की भी आईकेप ने, मतलब अच्छी इन सेंस के जहां पे पहले मुगालदे थे ना, उसको इसने क्लियर कर दिया कि देखो भाई ये दोनों ट्रीटमेंट है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ। सही है सर? तो आईकेप ने कहा मैं इसको प्रेफर करता हूं, तो स्टडी टेक्स्ट आपको करनी है। अच्छा, इसके अलावा हमने कहा सर क्वेश्चन नंबर 7, 8 आप कर चुके हैं, 7, 8 कर चुके हैं। 7 तो हमने क्लास में किया है, 8 मैंने आपको बता दिया, उसमें सारे हैं। 9 के अंदर भी कौन कौन से भाई ऑपरेटिंग सेगमेंट है? 10, 11 हम कर चुके हैं, ऐसा ही है। 12 आपके दांतों की तरह साफ, शफाफ और आसान क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं, इसमें कुछ मसला नहीं है। MCQs जो रिमेनिंग है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, 12 करेंगे। इसके अलावा एक सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है, आसान सा सवाल है, पेज नंबर 13 पे इसकी रिक्वायरमेंट है, पेज नंबर 14 पे। अब इसमें आप आ जाएं, रिक्वायरमेंट पे आ जाएं, रिक्वायरमेंट नजर आ रही है। Which of the operating segments of Endeavour constitute a reportable segment under IFRS 8? इसकी आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है? केमिकल सेगमेंट्स हैव सिमिलर, इसका मतलब है जो केमिकल्स आपको सवाल में यूरोप और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के दिए हुए हैं उनको क्या करोगे? ये 15 तो मैंने आपको कहा, ये घर से आपको ट्राई करना है। 19, 20 और 20 मार्च 20 का MCQ भी हम कर चुके हैं। इसका मतलब है कि सर अगली क्लास में स्टडी टेक्स्ट करवाऊंगा, 15 करवाऊंगा, बाकियों के आंसर IFRS 8। हाँ, तो हमने कहा IFRS 8 क्या हो गया? खत्म। सर कितने नंबर का आ सकता है मैक्सिमम? इसका एक सवाल नोट कर लो, तुम लोगों ने मुझे पकड़ना है, फाइनल अकाउंट्स के साथ करेंगे। इसका एक सवाल फाइनल अकाउंट्स के साथ मिक्स होके आया है, ठीक है इंशाल्लाह। अगला टॉपिक कौन सा है? IS 21 फॉरेन करेंसी। तुम अगर पाकिस्तान से बाहर अली एक्सप्रेस से, अली बाबा से या कहीं से भी कोई चीज खरीदते हो
तो क्या करोगे? तो सर आज की क्लास यहीं तक, हम मिलेंगे इंशाल्लाह थर्सडे को। क्वेश्चन 15 सबने लाजमी घर से करना है, और इसका एक क्विज होगा, क्लास क्विज फ्राइडे को, थर्सडे को नहीं रखूंगा। कब रखूंगा? तो हम मिल रहे इंशाल्लाह थर्सडे को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मेरा बच्चा। अल्लाह हाफिज।